जय हिंद। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान के बाद हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी है वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए, पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे आप लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर, इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है, ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ, अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो से लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज़ कर रहे थे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहाँ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है, जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं
PETN। PETN 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये पीईटी को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया। उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्लाह था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था। उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्लाह में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया। कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्लाह जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था। तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्लाह जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पर अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे 3000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर, मोहल्ला, गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे। और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है, तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी। यहाँ पे इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से 2800 का पेजर फटा था। 2800 का 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है। यहाँ पे इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे, गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारा पारी ये आ रहे हैं। जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्लाह को निपटाना। जब हिजबुल्लाह को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर। तो इसको, और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब हिजबुल्लाह को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम। क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका।
इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में, यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम दो टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहाँ पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे। यहाँ पे ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है, यहाँ पे ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है, अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहाँ एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग न दतवन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो, सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन चीज चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ, ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 आ 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए हैं, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। समझा कि चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे, तुम भी बना लो परमाणु बम। कौन मना किया, ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था, भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या, गुलामी झेले। 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने, उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है, नहीं है, तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है, और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा। एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है, खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब लेबनान में ये हो सकता है तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है। ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है, कईयों हम लोग उधिया जाएंगे लोग यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पे हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर हैं हम लोग। अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है, कईयों बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है, हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है, ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग। हाँ, खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता 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 चाइना में बन रहा है। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे हम लोग को तो पंगु बना के रख देगा यहाँ पर।
तो ये सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया को, जिससे कि भारत जैसे देश को सुरक्षित किया जा सके। और 71वीं बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उन लोग का बोरिंग रोड सेंटर पे 24 सितंबर को नया बैच है, और यहाँ वाला तो बैच भर गया है। और एक सूचना उन लोगों के लिए कि इस बार हम लोग जैसे कि एक नई परंपरा स्थापित करने के लिए अलग अलग जैसे रियल एग्जाम लिए जाते हैं सेंटर बुक करके, वैसे हम लोग भी इस बार एग्जाम ले रहे हैं। तो 22 तारीख को 22 सितंबर को बिहार नहीं भारत का सबसे बड़ा जो एग्जाम सेंटर है जहां एक साथ इतने बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, उसको हम लोग ने बुक कर लिया है। और वहां पर एक साथ बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां के बच्चे बैठ के एग्जाम देंगे बापू परीक्षा परिसर में। और ये बिहार सरकार का एक सराहनीय काम है कि एक इतने बड़े सेंटर में, जैसे चाइना वगैरह में एग्जाम होता है उस तरह से होगा पूरी तरह से। तो जो भी बच्चे अभी इनरोल नहीं हुए, हालांकि सीटें लगभग 90% से ज़्यादा भर चुकी हैं और लगभग कंप्लीट ही होगा, तो जो लोग नहीं होंगे वो ऑफिस में आके अपना फॉर्म भर देंगे ताकि जाके आप लोग वहाँ एग्जाम दे सके और अच्छे से उसमें स्कोर कर सके और बेहतर नंबर ला सके। तैयारी करते रहिएगा। और जो 69 की इंटरव्यू देने वाले हैं, आप लोग के लिए इंटरव्यू पैनल स्टार्ट हो चुका है, गाइडेंस भी स्टार्ट हो गई है, कैसे कैसे गड़बड़ी नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि इंटरव्यू का नंबर ये इस चीज़ में डिसाइड करता है कि आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा कि नहीं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ केवल आपको 4 बोर्ड मेंबर मिलते हैं, जबकि यहाँ देखिएगा सारे लोग हमारे यहाँ एक्स बीपीएससी मेंबर, एक्स बीपीएससी मेंबर, एक्स बीपीएससी मेंबर, जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग ओरिजिनल इंटरव्यू लेते थे, जब वहाँ से रिटायर हुए तो हम लोग के पास आए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छी सुविधा दिया जा सकते। तो ये भी स्टार्ट है। और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे 10th वाले और 12th वाले अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो, चाहे आप नीट जेई में जाना चाहें या आईएएस पीसीएस में जाना चाहें। तो जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच, और जो 11 12th वाले जो बच्चे हैं फाइनल उसके लिए एक प्रारंभ है और एक आरंभ बैच है। तो आप लोग के लिए ये है ताकि स्टैंडर्ड आपका अच्छा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है, अब कब वो उसे ब्लास्ट करने वाला है, और हूती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें कैसे चली आई, और इजराइल दोबारा युद्ध करने जा रहा है लेबनान से अब इसको आगे निकट भविष्य में। तो इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद।